अराउंड 90 इज अ गुड स्कोर. ओके, 90 के आजू बाजू जो 88 87 तक भी ठीक है. 87 से लेके 90 प्लस तो गुड, वेरी गुड. आजू बाजू 90 के होवर कर रहे हो तो इट्स अ गुड स्कोर. ओके, एंड दिस टेस्ट 80 के नीचे आ रहा है, मेहनत करना पड़ेगा. 70 के नीचे आ रहा है मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत खराब लिखा है. ठीक है, तो बीआरएस के वर्किंग नोट में है, तो स्टार्टिंग के बैलेंस से किया है, एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से नहीं है, तो उसका मार्क नहीं कटेगा ना. कटेगा ही ना यार, ऑब्वियसली एडजस्टेड कैश बुक बनाया इसके नहीं लिए. वो नहीं, वर्किंग नोट में, मेन में सब बनाया है. वर्किंग नोट तो वो एरोस तो ठीक है, एब्सोल्युटली डजंट मैटर. मेन मेन सम में तो ये चाहिए ना आपको, हाँ वो क्लोजिंग बनाया. बैलेंस ऑफ कैश बुक. हाँ, पूरा नहीं बनाना है, वो एरोज में चलेगा जो किया है. लेट्स गो. ठीक है, बढ़े आगे. कंसाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर. इज माय वीडियो लैगिंग? नो, बराबर आ रहा है. ठीक है, फिर पता नहीं क्यों लैग हो रहा है. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. कंसाइनमेंट निकालो सब लोग. एडीडी से पहले वाला चैप्टर था कंसाइनमेंट, हमने उसको टप्पी किया था. टप्पी मार के हम लोग आगे एडीडी अकाउंट करंट पे चले गए थे. ये काफी फेवरेट सा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का. कंसाइनमेंट हर एक पेपर में आता है. ठीक है, एवरी पेपर यू गेट दिस कंसाइनमेंट का क्वेश्चन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कंसेप्चुअली इजी है काफी. एंट्रीज में खाली जो लॉस होता है, नॉर्मल अब नॉर्मल और स्टॉक वैल्यूएशन, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें. तो हम लोग अच्छे से फोकस करके करेंगे उसको भी तोड़ मरोड़ के. let's start with consignment now. See, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग स्पेशल अकाउंटिंग में आता है. ये सब स्पेशल अकाउंटिंग के पार्ट्स है आपके. एडीडी अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, जॉइंट वेंचर था पहले उसको निकाल दिया है. स्पेशल अकाउंटिंग मतलब इसका नॉर्मल अकाउंटिंग से थोड़ा हटके हो जाता है प्रोसेस के लिए, इसको स्पेशल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं. आगे कुछ नहीं है, अपने बेसिक एंट्रीज, अपना जर्नल डबल एंट्री उसी के ऊपर बेस्ड है. कंसाइनमेंट में बेसिकली होता क्या है, देयर आर टू पार्टीज. हमने थोड़ा बहुत इसका पिक्चर देखा भी हुआ है बैकग्राउंड में स्टॉक करते वक्त. कंसाइनमेंट में होता क्या है, बेसिकली देयर आर टू पीपल. ओके, कंसाइनर एंड कंसाइनी. ठीक है, कंसाइनर एंड कंसाइनी. कंसाइनर इज नथिंग बट द प्रिंसिपल, कंसाइनी इज हिज एजेंट. तो अगर मैं सपोज एक बॉम्बे बेस्ड टेक्सटाइल ट्रेडर हूँ, कपड़ों का काम है मेरा, टेक्सटाइल बिजनेस है, और मुझे पूना में भी अपना मार्केट एक्सपैंड करना है, गुड्स वगैरह बेचने, लेकिन मैं पूना में किसी को जानता नहीं हूँ, उधर भी मुझे सेल्स करने बढ़ाने हैं अलग टेरिटरी में. तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, वहां का आपका लॉजिकल थिंकिंग क्या होगा कि वहां का कोई लोकल बंदे को पकड़ो जिसका हॉल्ट हो, जिसका कॉन्टैक्ट कनेक्शंस हो, जो मार्केट में थोड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड हो, और उसको आप अपना एजेंट बना लो और उसको बोलो कि भैया मेरे बिहाफ पे प्लीज गुड सेल कर दे, मैं तुझे कमीशन दूंगा. तो ये होता है कंसाइनमेंट सेल इन सिंपल टर्म्स. तो ठीक है, आप बॉम्बे में बैठे हो, आप अपने गुड सेंड कर दोगे एजेंट को पूना में, पूना में वो एजेंट बेच देगा, अपना कमीशन काट लेगा और आपको पैसे रेमिट कर लेगा. ये होता है एक सिंपल सा प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट, बस यही होता है. तो यहाँ पे आप ओनर हो. प्रिंसिपल मतलब इज द वन हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स, इज द वन हु कंसाइन और सेल्स एक्टिविटीज. सपोज बॉम्बे से कंसाइन करोगे पुणे में, बॉम्बे से कंसाइन करोगे हैदराबाद में, हैदराबाद से कंसाइन करोगे गुजरात में. ओके, तो नए नए एरियाज आपको एक्सप्लोर करने हैं, मार्केट एक्सपैंड करनी है, इसके लिए आप ये कंसाइनमेंट सेल करते हैं. तो चीज बहुत सिंपल सी है कि कंसाइनर कंसाइनी को सेंड कर देता है, कंसाइनी उसको बेचता है, कमीशन काट के पैसे वापस दे देता है. सिंपल सा प्रोसेस है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? अभी ये अगर बहुत नॉर्मल बेसिस पे बहुत कम करता है कोई भी बिजनेसमैन, मतलब साल के एक दो बार कभी गुड सेंड कर दिया, किधर जरूरत पड़ी
पूना बेच दिए, नासिक बेच दिया, हैदराबाद बेच दिए, तो बहुत रेयर ट्रांजैक्शन है, तो वो कमीशन के फॉर्म में वो एक्सपेंस दिखा देता है और अपने नॉर्मल सेल में उसको कंसिडर कर लेता है। बट कंसाइनमेंट एज सच कब बताएगा? जब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आपके आउट स्टेट्स में हो रही है वाया एजेंट, आप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बहुत ज्यादा बारी अपने एजेंट को गुड सेंड कर रहे हो, बहुत सारे एजेंट आपके रखे हुए हैं, एक पूना में, एक बैंगलोर में, एक नासिक में, एक हैदराबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में है, सब जगह आपके एजेंट है और हर महीने बहुत सारे गुड्स आप कंसाइन करते हो, तो फिर आप उसको नॉर्मल सेल में मिक्स मत करना। तो फिर क्या होता है, आपको पता चले ना एक एक कंसाइनमेंट का क्या पोजीशन है, एक एक कंसाइनमेंट में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे जा रहा है सिचुएशन। So in such cases where you have lots and lots of transactions, when you are sending to the agents at different geographical areas spread over across the country and all, so in such situations you have this consignment accounting. अब इसमें आप करते हैं क्या हो, consignment accounting में आप करते क्या हो? जब आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उसको कंसाइनमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, तो करोगे कैसे? करते वक्त हमें दो अकाउंट का ध्यान रखना है। हम लोग दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक होगा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट और एक होगा आपका एजेंट अकाउंट। ये दो अकाउंट आप ओपन कर लोगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं पहले, फिर हम लोग डिटेल्स में जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एक बार रफ आपको एक आइडिया आ गई, एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, पूरा एक फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली बिकम वेरी। कंसाइनमेंट अकाउंट और एजेंट अकाउंट, अभी समझो मैं हूं विशाल फ्रॉम मुंबई, तो विशाल फ्रॉम मुंबई, आई एम द कंसाइनर, ओके, and suppose I am appointing Anuj as my agent. So Anuj is residing in Delhi, so Anuj from Delhi, he will be my agent for selling the goods in Delhi. I am a textile trader, okay, textile business में हूँ, trade कर रहा हूँ, just ठीक है। अभी ये शुरुआत कैसे होगी? पहले मैं अनुज को गुड सेंड करूंगा, कुछ तो कंसाइनमेंट स्टॉक भेजूंगा कि भैया बेच देना ये। तो मैंने अनुज को फोन किया, यार तू दिल्ली में वेल एस्टेब्लिश्ड है, मुझे गुड्स बेचना है। अनुज ने बोला ठीक है, वेरी गुड, चलेगा, आप मुझे गुड्स बेच दो, मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, मेरे काफी कनेक्शंस हैं, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको समझो क्लॉथ्स है तो रिम्स में, चलो मीटर्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मैंने उसको 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ कंसाइन कर दिया, 1000 मीटर कपड़ा कंसाइन कर दिया सेल करने के लिए इन दिल्ली। तो मैं क्या एंट्री करेगा मेरे बुक में, ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, आप ये अलग से बना दोगे फॉर योर कंसाइनमेंट का सेल्स, ठीक है। जैसे आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो नॉर्मल सेल परचेज एक्सपेंस इनकम के लिए, वैसे आप ये कंसाइनमेंट अकाउंट बना लोगे टू रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। तो जैसे आप परचेज करते हो नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो आपने एक्चुअली आप ट्रेडर हो बॉम्बे बेस्ड, तो आपने 10 मीटर क्लॉथ खरीदा हुआ है, तो एक्चुअल परचेज आपका 10,000 मीटर है, उसमें से आप 9,000 मीटर बॉम्बे में ही सेल करने वाले हो, 1,000 मीटर आप दिल्ली में वाया एजेंट सेल करने वाले हो। तो आप क्या करते हो, उस परचेज में से 1,000 मीटर कम कर दोगे, अपने नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में से उसको निकाल दोगे और उसको डाल दोगे कंसाइनमेंट अकाउंट में एज एन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट। तो लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में से उस खर्चे को कम कर दो और उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो नेट नेट देखा जाए तो आपकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये लॉजिक बैठ रहा है आपके दिमाग में? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग का लॉजिक क्या हुआ कि कंसाइनमेंट डेबिट हुआ, मतलब ये 1000 मीटर चला गया कंसाइनमेंट डेबिट में एज एन एक्सपेंस, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब वहां से निकाल दिया तुमने, इसको सेपरेट कर दिया। यही चीज हम डायरेक्टली नहीं करते, हम दो हिस्सों में करते हैं, हम एक अकाउंट बीच में घुसा देते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जीएसओसी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो एंट्री यही होगी, लॉजिक यही है, आप ट्रेडिंग में से कम कर रहे हो, जैसे कि मालूम है आप सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आप क्या करते हो, ट्रेडिंग में से हटा के पीएनएल में डाल देते हो,
आप सैलरी की तरफ गुड्स दे रहे हो तो आप ट्रेडिंग में से निकाल के पीएनएल में डाल देते हो क्योंकि वो नॉर्मल सेल्स नहीं है। वैसे ही आपकी कंसाइनमेंट सेल्स हैं तो आप क्या करोगे, उसको ट्रेडिंग में से हटा के कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दोगे। कंसाइनमेंट सेपरेट ही है, पीएनएल अलग है, ट्रेडिंग अलग है, कंसाइनमेंट अकाउंट अलग चल रहा है आपका। समझ में आ रही है बात? तो आप ट्रेडिंग में से निकाल रहे हो, कंसाइनमेंट में डाल रहे हो, और वाया एक लिंक्ड अकाउंट है, उसको बोलते हैं जीएसओसी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो यही एंट्री मैं दो हिस्सों में करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट एंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे कर दूंगा। नेट इफेक्ट आपका यही है, अगर आप देखोगे कंसाइनमेंट डेबिट हुआ, ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ। ये पहला कंसेप्ट बैठ रहा है दिमाग में कि आपने ट्रेडिंग में से अपना जो कंसाइनमेंट वाला गुड्स था उसको निकाल दिया और कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया एज एन एक्सपेंस, कंप्लीटली रिलेटेड टू कंसाइनमेंट। तो आपने सपोज 10,000 मीटर्स क्लॉथ खरीदा है बीइंग मुंबई बेस्ड। अगर आप मुंबई बेस्ड ट्रेडर और आपने 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा है एट द रेट ऑफ से 10 रुपीज, 10 रुपीज उसकी कॉस्टिंग है पर मीटर, तो आपका 1,00,000 रुपए का परचेज हो गया। उस 10,000 मीटर्स में से 1,000 मीटर आपने रिमूव कर दिया, ट्रेडिंग में से निकाल दिया, एंड यू ट्रांसफर्ड इट टू कंसाइनमेंट अकाउंट एज एन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट। सो बेसिकली होगा क्या, आपके ट्रेडिंग में से जो 1,00,000 का परचेज था उसमें से 10,000 कम हो जाएगा एज एन एक्सपेंस, and that 10,000 will go and sit as your expense in the consignment account as two goods sent on consignment account. 1,000 meters into 10 rupees, that's 10,000 rupees. Is this first part clear with all of you? बताओ, ये कंपोनेंट समझा सबको? ट्रेडिंग में से निकाल के कंसाइनमेंट में डाल दिया। अभी एक बार ये रिकॉर्ड हो गया कंसाइनमेंट, मतलब ये आपका कंसाइनमेंट का परचेज हो गया, ये आपका कंसाइनमेंट का परचेज एक्सपेंस हो गया, ठीक है, 10,000 रुपए का। अब ये गुड्स आपने कंसाइन कर दिए मिस्टर अनुज को, मैंने कंसाइन कर दिए मिस्टर अनुज को दिल्ली में। अब ये जो मैं कंसाइन कर रहा हूं, फिजिकली जो ट्रांसफर कर रहा हूं, इसकी कभी कोई एंट्री नहीं होने वाली है क्योंकि ये कोई सेल नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, अनुज इज नॉट द बायर, अनुज तो आगे जाके किसी को और को बेचेगा। आप ऐसे सोचो ना, आप बॉम्बे में बैठे हो, आपकी फैक्ट्री में बैठे हो, कोई बायर आया नहीं है अभी तक, आपने खाली अपने बॉम्बे के वर्कर को वो गुड्स दे के रखे, बोला बायर आएगा तो बेच देना, तो क्या वो वर्कर को देने का कोई ट्रांजैक्शन होगा आपका? डू यू पास एनी एंट्री फॉर दैट? नो। ये वर्कर आपका दिल्ली में बैठा हुआ है, सो यू नीड नॉट पास एनी एंट्री, सिंपल एज दैट। उसको कंसाइन करना, सेंड करना, वो तो सिर्फ फिजिकल ट्रांसफर कर रहे हो। हाँ, फिजिकल ट्रांसफर करने में खर्चा जरूर हो सकता है, यहां से आपको दिल्ली भेजने में खर्चा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस शायद निकालना पड़े, कैरेज एक्सपेंस हो गया कुछ, तो ये खर्चों की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अब ये खर्चे आपके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड है कि कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, ये बताओ? कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, तो इन खर्चों को आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट में नहीं डालोगे, इन खर्चों को आप डाल दोगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। अब एंट्री क्या होती है, कोई भी एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग कैरेज? कैरेज टू कैश, राइट? फ्रेट टू कैश, राइट? व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन टू कैश। एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस पे किया तो ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब कभी कभी ये बहुत बार देखने को मिलेगा आपको कंसाइनमेंट में, विद इन द ट्रांसपोर्ट आपको इंश्योरेंस निकालवा के रखते हो, उसका प्रीमियम पे करके रखते हो। सबकी एंट्री एक्सपेंस टू कैश है, ये बात समझ में आ गई सबको? तो यहां पर भी वही है, एक्सपेंस टू कैश, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हम लोग सभी एक्सपेंस के लिए डायरेक्टली कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। शुरू में बोला था आपका कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस को डेबिट करो, इनकम के लिए क्रेडिट होगा। एक जैसे याद है आप डिसोल्यूशन करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता था, कोई भी खर्चा होता था, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वगैरह, कोई भी एक्सपेंस होता था, तो डायरेक्टली क्या एंट्री करते थे आप? रियलाइजेशन टू बैंक कर देते थे वहां पे। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली आप कंसाइनमेंट टू बैंक कर दोगे फॉर एनी एक्सपेंस। प्रैक्टिकली आपको अलग अकाउंट ओपन करना है, योर विश, आप कर भी सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने कैरेज पे किया, तो मैं क्या एंट्री करेगा? कैरेज टू कैश, ठीक है। मुझे डिटेल दिखानी है अकाउंट में, सपोज आई विल शो दिस कैरेज अकाउंट में दिखा दूंगा। लेटेस्ट से मैंने कैरेज एक्सपेंस पे किया है 2,000 रुपीज, और मैंने समझो ट्रांजिट इंश्योरेंस पे किया है, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ट्रांजिट इंश्योरेंस टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपीज। ये तो खर्चे मैंने पे किया। अब ये तो है नॉमिनल अकाउंट,
नॉर्मली सब नॉमिनल अकाउंट आपके ट्रेडिंग पीएनएल में जाते हैं, बट ये नॉमिनल आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा। तो आपका ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैरेज टू ट्रांजिट इंश्योरेंस। ये लॉजिक क्लियर है आपको? क्लोजिंग एंट्री जो हम करते हैं, पीएनएल टू सैलरी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, ट्रेडिंग टू कैरेज, ट्रेडिंग टू फ्रेट, द सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल बट विद कंसाइनमेंट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट रिलेटेड एक्सपेंस है। तो कंसाइनमेंट टू कैरी टू ट्रांजिट इंश्योरेंस, तो ये कट हो गया ना यार। What is the net effect? What is the net effect? Net effect is same. Consignment to bank. Are you understanding that? यहां तक समझ में आ रही है बात? तो ये खर्चा मुझे बॉम्बे से दिल्ली पहुंचाने में हो गया, तो मैं क्या एंट्री करेगा इधर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपीज। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपीज। इज दिस पार्ट क्लियर? दो एंट्री समझ आ गए आपको? बोलो, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? हमने पहले क्या किया, ट्रेडिंग में से हटा के इसमें डाल दिया, ट्रेडिंग में से हटा के कंसाइनमेंट में डाल दिया। जस्ट अ सेकेंड। ट्रेडिंग में से निकाल के कंसाइनमेंट में एक्सपेंस डाल दिया और अपना एक्सपेंस का एंट्री कर दिया, कंसाइनमेंट टू बैंक। ओके, अब ये चीजें क्या हो रही है, ये खर्चे हैं कंसाइनर के, ठीक है। कंसाइनर जो मैं हूं विशाल, मैंने अनुज को सेंड कर दिया दिल्ली में, उसके पास गुड्स पहुंच गए। अब वो अनुज क्या करेगा, दिल्ली में कोई जगह डिसाइडेड होगी, से फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट के बाजू में या जहाँ पे उनका डॉक्स में गुड्स उतरता है, वहां पे कोई जगह होगी, वहां पे उसने गुड्स को उतार लिया। अब जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली गुड्स अनुज के गोडाउन तक पहुंच गए हो, अनुज को भी शायद कोई खर्चा करना पड़े। ओके, अनुज को भी लोकल ट्रांसपोर्ट का कुछ खर्चा करना पड़े टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू हिज वेयर हाउस और हिज गोडाउन। तो वो लोकल खर्चा मैं नहीं करूंगा, वो अनुज करेगा। लेकिन क्या वो अनुज अपने जेब से करेगा? वो क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे ही करेगा, मेरे से वसूलने वाला है वो। तो आप कैसे सोचोगे, सपोज अनुज का और 2000 रुपया खर्चा हो गया लोकल ट्रांसपोर्टेशन का, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का और कुछ खर्चा हो गया 2000 रुपीज, द गुड्स रीच इज गोडाउन। तो मैं क्या सोचूंगा, ये कैरेज एक्सपेंस मेरा ही एक्सपेंस है लेकिन अनुज पे कर रहा है। मेरा एक्सपेंस मैं पे करता हूं तो एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस टू कैश हो जाती है। मेरा एक्सपेंस अनुज पे करना है तो क्या एंट्री करूंगा मैं, एक्सपेंस टू अनुज। एक्सपेंस टू अनुज। बहुत बारी किया हुआ है अपने जर्नल में भी, अपना एक्सपेंस कोई और पे कर रहा है राइट नाउ। सो फॉर एज इट इज लाइक एक्सपेंस पेएबल, सो एक्सपेंस टू पार्टी, पार्टी को पैसा देना बाकी है। तो मैं क्या एंट्री करूंगा यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी एक्सपेंस अकाउंट कुछ नहीं करना है, एक्सपेंस अल्टीमेटली कंसाइनमेंट डेबिट में ही जाने वाला है। तो मेरा बुक में क्या एंट्री आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट 2000 रुपया। ये क्या है, एक्सपेंस पेड बाय अनुज। यहां तक समझ आ गया? लोकल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अनुज ने पे कर दिया। ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? फिर एक बार उसके गोडाउन में पहुंच गए गुड्स, गोडाउन में पहुंचने के बाद वो भी कुछ एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो भी कुछ बायर से बातचीत करेगा कि भैया गुड्स आ गए हैं, अच्छे क्वालिटी है, आप चाहिए तो टेस्ट करो, ये करो, वो करो, खरीदो। तो वो थोड़ी बहुत मगजमारी करेगा। ऑफिस एक्सपेंस हो गए, उसके एडमिन एक्सपेंस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गए, ये सब एक्सपेंस अनुज कर रहा है और 1000 रुपया और इनकर हो गया समझो, ये भी एक्सपेंस अनुज ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंस, माइंड यू, ये एक्सपेंस गुड्स के गोडाउन में पहुंचने के बाद हो रहे हैं। ये जो 2000 थे ना, ये गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने के खर्चे थे। एक बार गोडाउन में पहुंच गए, उसके बाद वो सेल्समैनशिप कर रहा है, फोन कॉल्स कर रहा है अपने बायर्स को, थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, इवेंट मैनेज कर रहा है टू प्रमोट द गुड्स, टू सेल द गुड्स इन द दिल्ली मार्केट। तो ये खर्चा भी अनुज ने कर लिया। मेरा खर्चा वो तो मेरे से वसूलेगा, तो मेरा खर्चा अनुज ने किया। मैं तो ऐसे ही सोचूंगा, माय एक्सपेंसेस आर पेड बाय अनुज। तो व्हाट एंट्री विल आई पास, माय एंट्री विल बी अगेन सेम, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट
तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट 1000 रुपए का और एक्सपेंस हो गया. दिस इज सपोज एडमिन एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया. अब ये एक्सपेंस मैं अलग से दिखा रहा हूं, एंट्री दोनों की सेम है, लेकिन एंट्री अलग से क्यों दिखाया? अलग से इसलिए दिखाया है क्योंकि जो पहला वाला एक्सपेंस था वो गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए था, ओके, और दूसरा वाला गोडाउन में रीच करने के बाद हो रहा है. ये कंसेप्ट आपको आगे काम आएगा स्टॉक वैल्यूएशन में, तब मैं वापस पूछूंगा. यहां तक आपका बैठा है दिमाग में क्या हो रहा है चीजें? पहले हमने परचेज का खर्चा कम करके कंसाइनमेंट में डाल दिया, फिर हमने जो स्पेंडिंग की, एंट्री एक्चुअली एक्सपेंस टू कैश है लेकिन हम लोग डायरेक्टली कंसाइनमेंट टू कैश कर रहे हैं, कोई एक्सपेंस अकाउंट नहीं दिखा रहे, नलिफाई कर रहे हैं उसको. सामने वाले पार्टी ने भी कुछ खर्चा किया तो मेरे बिहाफ पर ही कर रहा है, तो एक्सपेंस टू पार्टी अकाउंट कर लिया मैंने. यहां तक पार्ट क्लियर आपका? फिर अनुज ने एक्चुअली सेल्स कर लिया. उसने क्या किया, मैंने उसको 1000 मीटर कपड़े भेजे थे, उसने 800 मीटर कपड़े सेल कर दिए एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 रुपीज पर मीटर. 20 रुपया मीटर पे उसने 800 मीटर कपड़ा, चलो 25 रुपया मीटर पे 800 मीटर कपड़ा सेल कर दिया. 25 रुपया मीटर पे उसने 800 मीटर्स क्लॉथ सेल कर दिया. तो अब मैं क्या सोचूंगा, मैं एज अ कंसाइनर क्या सोचूंगा, अब एक्चुअली सेल हुआ है, अब एक्चुअल इनकम जनरेट हुई है, यस और नो? तो मैं तो ऐसे सोचूंगा कि इनकम मेरी है लेकिन मेरे बिहाफ पे कंसाइनी रिसीव कर रहा है. याद है हमने जर्नल में वेरी फर्स्ट कंसेप्ट सीखा था ये. आप खुद की इनकम रिसीव करते हो तो क्या एंट्री करते हो? व्हेन यू रिसीव योर ओन इनकम, व्हाट एंट्री यू पास? कैश टू इनकम, I receive my rent, cash to rent. I receive my sales, cash to sales, right? मेरा इनकम राजीव ने रिसीव किया, मेरा इनकम संजय ने रिसीव किया, तो मैं क्या एंट्री करेगा? डेटर टू इनकम, राइट, पार्टी टू इनकम. मेरा इनकम कोई और रिसीव कर रहा है तो पार्टी टू इनकम ना, उससे मुझे लेना बाकी हो गया. याद आया? ये 6 एग्जांपल हमने किए थे. यू पे योर ओन एक्सपेंस, यू पे एक्सपेंस ऑन समवन एल्सेस बिहाफ, समवन एल्स पेज योर एक्सपेंस, यू रिसीव योर इनकम, someone else receives your income, you receive income on someone else's behalf. यहाँ पे वो कंसेप्ट बहुत काम का है. तो आपका यहाँ पे खुद आप इनकम रिसीव नहीं कर रहे हो, खुद रिसीव करते तो कैश टू सेल्स हो जाता. आपका सेल्स इनकम है बट कोई और रिसीव कर रहा है. कौन रिसीव कर रहा है? वो एजेंट रिसीव कर रहा है, अनुज रिसीव कर रहा है. तो मेरे बुक में एंट्री क्या होना चाहिए? कैश टू सेल्स नहीं होगा. कैश टू सेल्स कब होगा? जब मैं रिसीव कर रहा हूं. अनुज रिसीव कर रहा है तो क्या होना चाहिए? अनुज टू सेल्स होना चाहिए, है कि नहीं? अब ये सेल्स अकाउंट भी मैं ओपन नहीं करने वाला यार, मैं बहुत आलसी हूँ. मैं ये सेल्स अकाउंट भी ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सपेंस अकाउंट भी ओपन नहीं कर रहा हूँ, कोई इनकम अकाउंट भी ओपन नहीं कर रहा हूँ. मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगा सेल्स के लिए? बताओ मुझे. कंसाइनमेंट. क्यों? क्योंकि ये सेल्स अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर होने वाला है? कंसाइनमेंट में. तो ये सेल्स कट कर दो, अनुज टू कंसाइनमेंट हो गया आपका एंट्री. सिंपल एज दैट. कंसाइनमेंट क्रेडिट करो, इनकम को क्रेडिट कर दो और अनुज को डेबिट कर दो बिकॉज ही इज रिसीविंग ऑन योर बिहाफ. तो मैं एंट्री कर दूंगा कंसाइनमेंट क्रेडिट में बाय अनुज अकाउंट. बाय अनुज अकाउंट कितने में बेचा था हमने? 800 मीटर कपड़ा उसने बेचा था 800 मीटर्स एट द रेट ऑफ 25. तो आई थिंक होता है 20,000 रुपए, राइट? 20,000 रुपीज हो गए आपके. ये समझ आ रही है बात यहाँ तक? अभी सबके करस्पॉन्डिंग एंट्री में नीचे अनुज में भी मार देता हूँ, देखते जाओ आप. ये बाय अनुज का हो गया यहाँ पे टू कंसाइनमेंट 20,000 रुपया. ये बहुत चिंदी सा अकाउंट है. कंसाइनी अकाउंट बहुत इजी है. 4 आइटम्स होते हैं इनमें, गिन चुन के 4 आइटम्स, ठीक है? एक आपने कर दिया सेल्स, दूसरा हो गया इसका एक्सपेंस. सो यहाँ पे कंसाइनमेंट में टू अनुज लिखा है, ये अनुज ने पे किया है. तो अनुज के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट 2000 1000. ये हो गया एक्सपेंस का. ये हो गया दूसरा स्टेप. अभी हो गया तीसरा स्टेप. ये दो चीजें आपको समझ आ रही है? ये अनुज क्या है? ये एक तरह का डेटर हो गया आपका. अभी ये डेबिट किया है, ये 20,000 उससे लेना बाकी है, और ये क्रेडिट किया है, ये कट जाएगा क्योंकि ये उसने स्पेंड किया है, ये काट के आपको पैसा देने वाला है. बराबर है ना? उसने अपने जेब से पे किया है ना आपका खर्चा. आपको 20 का 20,000 पैसे नहीं देने वाला है अनुज, आपको वो अपना खर्चा करके दे देगा ना पैसे. गेटिंग दिस लॉजिक? अनुज के अकाउंट में क्या हो रहा है? अनुज इज योर डेटर, उसको डेबिट किया, उससे पैसा लेना बाकी है सेल्स का, क्रेडिट किया क्योंकि उसने खर्चा कर लिया. ओके, अब वो फोकट में तो काम नहीं करेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा. चलो मैं उसको कमीशन दे देता हूँ एट द रेट ऑफ से कितना देते हैं? 5% दे देते हैं. 5% ऑन सेल्स. तो कितना होता है 20,000 का 5%?
₹1000। अब ये ₹1000 में उसको रोकड़ा नहीं दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, यार तेरे से मेरे को 20,000 लेना ही है, मैं तुझे 1000 दूं, तू मुझे 1000 दे वापस रेमिट करके। इससे अच्छा क्या है, मैं वो कमीशन पेएबल दिखा दूंगा, मैं वो कमीशन मेरे लिए पेएबल दिखा दूंगा। तो एक्सपेंस पेएबल की क्या एंट्री करते हो आप? एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल। एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेएबल। एक ही बंदे को देना है तो आप पार्टी का नाम यूज कर सकते हो, तो एक्सपेंस टू पार्टी। एक्सपेंस की जगह कौन सा अकाउंट यूज करना है? कंसाइनमेंट। तो एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट। याद है, बिल्स पेएबल, रिन्यूअल, इंटरेस्ट टू पार्टी, देना बाकी है इंटरेस्ट। वैसे यहाँ पे कमीशन देना बाकी है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट, ये भी उसको देना बाकी है। तो ये समझो 1000 रुपए है, उसका 5% कमीशन ऑन सेल्स, 5% कमीशन ऑन सेल्स। आर यू गेटिंग दिस? ये सॉरी, पेएबल क्यों दिखाना है? पेएबल क्यों दिखाना है? अगर मैं उसको 1000 रुपए दे दूं, अभी चलो 1000 रुपए आई गिव हिम, उससे मुझे लेना ही है ना पैसा। 20,000 जो उसने सेल किया है, उसमें से 3,000 काट के एक्चुअली 17,000 रुपए लेने बनते हैं ना मेरे को उससे। तो उसी को मैं 1000 दूं और उसी से 18,000 लूं, उससे अच्छा नेट पैसा ले लूं, ये अच्छा पड़ेगा ना। यही हम लोग पार्टनरशिप में करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर। वी नेवर, बिजनेस नेवर पेज एनीथिंग टू पार्टनर, बिजनेस ऑलवेज चार्जेस इट, क्रेडिट्स इट टू कैपिटल। फिर उसको जब जब ड्रॉइंग्स चाहिए वो निकाल लेगा, जब जब कैपिटल चाहिए वो लेके आएगा। कैश टू कैपिटल, ड्रॉइंग्स टू कैश चलता रहता है ना। तो एक ही बंदे को आपको देना है, रिसीव करना है, तो क्यों दोनों चीज कर रहे हो? इससे अच्छा नेट एंट्री कर दो आप, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कंसाइनमेंट टू अनुज की एंट्री बैठ रही है, ये देखो एंट्री दोनों की सेम पास की है मैंने। उसके एक्सपेंस के लिए भी मैंने कंसाइनमेंट टू अनुज किया है एंड उसके कमीशन के लिए भी कंसाइनमेंट टू अनुज किया है, लेकिन रीजन दोनों का डिफरेंट है। आर यू गेटिंग द रीजन बिहाइंड द एंट्रीज? एक उसने मेरे बिहाफ पे एक्सपेंस पे किया है, इसके लिए मैंने उसको क्रेडिट किया, और दूसरा मुझे उसको कमीशन देना बाकी है, मेरा एक्सपेंस पेएबल है, एक्सपेंस टू पार्टीज अकाउंट। ओके, तो ये कमीशन की एंट्री भी सेम ही दिखेगी आपको, कंसाइनमेंट टू अनुज, और अनुज में क्या आ जाएगा? बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट हो जाएगा 1000। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। कंसाइनी अकाउंट में तीसरा चीज भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। क्या क्या रिकॉर्ड किया अभी तक? उसने सेल किया, पैसे आ गए उसके पास, मेरा एक्सपेंस उसने पे किया, उसको क्रेडिट कर दिया, काट लूंगा मैं उतना, वो काट लेगा सॉरी। और तीसरा जो है अपना कमीशन, जो कमीशन उसको देना बाकी है, तो कमीशन जो है पेएबल दिखा दिया और मैंने क्रेडिट करके दिखा दिया। अब मुझे नेट नेट अनुज से कितना पैसा लेना बाकी है? मुझे नेट नेट अनुज से कितना पैसा लेना बाकी है? हेलो, अनुज से कितना पैसा लोगे? 16,000 3 लोगे ना। 20,000 का सेल किया है, 3,000 खर्चा किया अपने जेब से, काट लेगा 1,000 रुपया कमीशन का काट लेगा, तो हाथ में कितना पैसा आएगा अपने को? 16,000 आएगा। अब ये 16,000 वो उसकी मर्जी कैसे भी दे सकता है। He can give me in the form of cash, check, he can accept a bill receivable भी हो सकता है। He is my simple debtor, so he can give me in any format। बैंक ड्राफ्ट भी दे सकता है बैंक के थ्रू, तो बैंक से सेटल कर लिया समझो। एंट्री क्या बनेगी बताओ? बहुत सिंपल सी एंट्री है, अनुज से पैसे आ गए 16,000, व्हाट एंट्री विल यू पास? कैश टू अनुज। कैश टू अनुज, तो अनुज में बाय कैश या बाय बैंक 16,000, ये हो गया अनुज का अकाउंट सेटल, काम तमाम, स्टोरी ओवर ऑफ अनुज। कंसाइनी का काम तमाम। इज दिस क्लियर? ये इतना सा कंपोनेंट है कंसाइनी का। अब जाते हैं हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट पे। अभी कंसाइनमेंट में क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ ये ढूंढना पड़ेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट करके ढूंढना पड़ेगा। यस, बट इससे पहले एक और चीज बाकी है, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज दैट? वो 200 जो नहीं बिके वो वाले। हाँ, वो 200 जो नहीं बिके, वो ये साल अगर खत्म हो रहा है आपका, तो ये साल खत्म होने के एंड में आपको स्टॉक वैल्यू करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, राइट? प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करके आपको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड, जैसे आप ट्रेडिंग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे कंसाइनमेंट प्रॉफिट से पहले कंसाइनमेंट का भी स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर अनुज ने पूरे के पूरे गुड्स बेच दिए होते तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने की गरज होती कि नहीं? होती ही नहीं। अगर पूरे के पूरे गुड्स अगर अनुज ने सेल कर दिए तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं हमारे पास, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस डेबिट साइड, पूरा का पूरा इनकम क्रेडिट साइड मैच हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
बट उसने पूरे सेल नहीं किया, उसने कितने मीटर सेल किया आउट ऑफ 1000? he has sold only 800 meters, so there are still 200 meters lying in the stock, right? अब ये गुड्स फिजिकली किसके पास है? डिजाइनी के पास है, लेकिन बुक्स में किसको बिलोंग करता है? डिजाइनर हम लोग को। को। ये याद आ रहा है कंसाइनमेंट का कंसेप्ट अपना? हम लोग फिजिकल डिलीवरी जब गोडाउन में से निकालते हैं, उसमें कंसाइंड गुड्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं फिजिकल स्टॉक में, तो हमें ऐड बैक करने पड़ते हैं टू गेट द वैल्यू टू अवर बुक स्टॉक। आर यू एबल टू रिलेट दैट? और यही अगर हम कंसाइन नहीं होते तो फिजिकली हमारे गोडाउन में पड़े, बट क्या हम इसके ओनर हैं? तब भी नहीं, हम इसके ओनर है ही नहीं, तो फिजिकल स्टॉक में से हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं टू कैलकुलेट द ओनरशिप स्टॉक। इज दिस क्लियर? अगर तो ये गुड्स की वैल्यू में तो कैरेज भी आएगा ना? हाँ, शाबाश मेरे हीरे, यही मैं पूछने वाला था। हाउ डू यू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक? एक स्टॉक का कंसेप्ट हमने सीखा है स्टॉक में। हाउ डू यू अराइव एट क्लोजिंग? डू यू टेक ओनली द परचेज एक्सपेंसेस नो, एनीथिंग यूज्ड टू पुट इट इन इनटू वैल्यूइंग द यूजेबल स्टॉक? हाँ, क्या था कंसेप्ट? When you value the stock, you not only include the purchase related expense, but all those expenses which are incurred to bring the goods to the usable condition, sellable condition में लाने तक जो भी खर्चा होता है वो सब क्या करते हो आप? गुड्स में ऐड कर देते हो। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा भैया? क्या लॉजिक है इसका? देखो, स्टॉक इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ये साल का खर्चा कम करना है आपको, ये एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहा है आपका, तो यहां पे मैं उसको क्रेडिट करता हूं कंसाइनमेंट में, या इनफैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट कर देते हो उसको। ये क्रेडिट करने का मतलब आप खर्चा कम कर रहे हो ना, तो ये खाली ओरिजिनल कॉस्ट का खर्चा कम नहीं कर रहे हो, उस पे जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हुए हैं टू ब्रिंग द गुड्स टू सेलेबल कंडीशन, उसको भी कर रहे हो। वो सभी खर्चे आपके नेक्स्ट ईयर डेबिट में जाएंगे क्योंकि उसका सेल नेक्स्ट ईयर होने वाला है। मैच कर रहे हो आप एक्सपेंस को इनकम के साथ। तो खाली स्टॉक का ओरिजिनल परचेज अमाउंट नहीं लिखते हो आप क्लोजिंग स्टॉक में, to take into account all the expenses which are incurred to bring the stock to usable sellable condition. Are you understanding this point? So stock means it is not only prepaid purchases, it includes prepaid purchase, prepaid wages, prepaid carriage, prepaid freight, all the expenses used to bring the goods to usable. Why not all other expenses like advertisement, office selling, finance? वो हम लोग नहीं लेते थे, याद है? वो क्यों नहीं लेते थे, किसी को याद है? उसके बिना भी बेच सकते थे। उसके बिना भी बेच सकते थे, उसके बिना भी बेच सकते थे। दे वर रेकरिंग इन नेचर इन अ वे। आपको पता नहीं, अभी कोरोना टाइम में आपको 10 महीना एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ गई उस गुड्स के लिए। वही अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो ऐसे ही गुड्स बिक जाते आपके। तो अब क्या ये खर्चा आप दिखा दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स में, तो आपका जो कंसिस्टेंसी है बुरी तरीके से हैम्पर हो जाएगा। ये आपका कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल है। एक बार आप जो वैल्यू करते हो वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना हर साल। आप कंपेयर कर सकोगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट्स अपने स्टॉक के वैल्यू को। तो आपको वही खर्चे लेने हैं जो कंसिस्टेंट है, जो हर साल होने वाले वन टाइम एक्सपेंस है टू ब्रिंग द गुड्स टू यूजेबल कंडीशन। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट भी डाल दो, इंश्योरेंस, अगर गोडाउन रेंट भी डाल दो। आपको पड़े हुए गुड्स ऐसी सड़क के पड़े हुए हैं, कभी कोई 2 महीने में बिका, कोई 3 महीने में बिका, कोई 4 महीने में बिका, कोई 6 महीने में बिका। वो सब खर्चे आप गुड्स में ऐड नहीं करते, वो सब खर्चे आप अलग से दिखा देते हो, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं है कि वो खर्चे कांस्टेंट रहे, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इनको अगर आप स्टॉक के कैलकुलेशन में ले लोगे, आपका हर साल स्टॉक का वैल्यू वेग हो जाएगा। Your comparison will be hampered badly. Are you understanding? So you take only those expenses which are incurred once to bring the goods to usable condition. यही कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। गुड्स के स्टॉक के वैल्यूएशन में कौन सा खर्चा हमें लेना है। मुझे यहां पे इस क्वेश्चन को देख के बताओ, मुझे स्टॉक में वैल्यू करते वक्त कौन सा खर्चा इंक्लूड करना है और कौन सा नहीं करना है। पहला तो बताओ, गुड्स का ओरिजिनल खर्चा ये 10,000, ये तो करना ही है, मेन कॉस्ट ऑफ गुड्स है। विल यू टेक इनटू कंसिडरेशन दिस 3,000? यस, ऑब्वियसली यस, क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली पहुंचाने का खर्चा था ये, राइट? ये बॉम्बे टू दिल्ली का था, ये खर्चा तो होना ही है, डेफिनेटली होना है। सही बात है, तो ये इंक्लूड होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स में, स्टॉक ऑफ गुड्स में होना चाहिए।
ये नेक्स्ट ईयर वापस एक्सपेंस बन के स्टॉक के साथ दिख जाएगा और फिर गुड्स दिख जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट तो ही फॉलो होगा आपका। ये खर्चा जो है ये अनुज ने किसके लिए पे किया था? दिल्ली टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट था। ये दिल्ली टू दिल्ली का लोकल ट्रांसपोर्ट था टू ब्रिंग द गुड्स टू हिज वेयर हाउस और गोडाउन। क्या ये खर्चा भी मैं लूं? Yes. यस ये खर्चा भी मैं लूंगा क्योंकि ये गोडाउन तक पहुंचाने के लिए था गुड्स को। ठीक है, ये खर्चा भी आपके स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। सकता है कि उधर से ही बेच सकते थे। एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर उधर से ही बेच दिया होता तो ये दिल्ली टू दिल्ली का खर्चा ही नहीं दिखता आपको, तो फिर लेने की जरूरत ही नहीं है। बराबर हुआ? लेकिन अगर हुआ है, अगर एजेंट ने लोकल ट्रांसपोर्ट किया है तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अभी ये वाला खर्चा अनुज ने अपने गोडाउन में गुड्स आने के बाद फोन कॉल्स किए, सेमिनार्स अटेंड किए, इवेंट्स रखे, प्रमोशन किया, एडवर्टाइजमेंट किया टू सेल द गुड्स। Will these expenses be included in the cost? No, you are not going to take this. Why? Because these are called as recurring in nature expense. Recurring का मतलब क्या है? घड़ी घड़ी करना पड़ता है आपको गुड्स को बेचने के लिए, वन टाइम नहीं है। ओके, तो ये कब कितना होगा, कब कितना मीटर बढ़ जाए, कम हो जाए, यू नेवर नो। कब बिना इसके भी बिक जाएगा, कभी बहुत सारा करके भी ना बिके। तो इन चीजों को आप गुड्स में नहीं लोगे, ये बेचने सेलेबल कंडीशन के लिए नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये एक्सक्लूड करना है, ये नहीं लेना है कभी भी। अच्छा, ये लोगे क्या? विल यू टेक दिस कमीशन 5%? नो। सेलेबल, देखो हम लोग को अपने स्टॉक के ऊपर मतलब है। कल उठ के उसने 5% की जगह 10% कमीशन डिमांड कर लिया, देना पड़ेगा आपको। 15% कमीशन डिमांड कर लिया, देना पड़ेगा आपको। क्या ये वन टाइम एक्सपेंस है टू ब्रिंग द गुड्स टू सेलेबल कंडीशन? पर कमीशन तो देना ही पड़ेगा ना। कमीशन देना पड़ेगा, बराबर है, बट इज इट गोइंग टू रिमेन फिक्स? एक कांस्टेंट अमाउंट मिलेगा आपको हर साल, सिमिलर नेचर का अमाउंट मिलेगा विच विल बी प्रोपोर्शनेट टू द गुड्स। ये जो खर्चा लिया है ना, दीज आर ऑल प्रोपोर्शनेट टू द गुड्स। कमीशन कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, कभी 5%, कभी 3%, कभी 6%, कभी 60%। उसको जो डिमांड किया वो देना पड़ेगा अपने को, बराबर है। बट कभी कभार ना भी दो, कभी कभार बोलो आपने गुड्स बहुत डिले कर दिया, आपका कमीशन कट गया, मेरे को ब्याज लग गया। कभी कभी कमीशन ना भी दो, उसको बहुत लेट हो गया उसका सेल करने में, आपका पैसे ब्लॉक हो गए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपने डिसाइड किया था 1-2 महीने में बिकना चाहिए, 6 महीने तक भाई ने बेचा नहीं, कमीशन नहीं दिया उसको, पॉसिबल है। गॉट इट? सो अगेन दिस इज नॉट अ non-recurring, it is a recurring type of and fluctuating expense, not constant in nature. So are you supposed to consider that commission? No. So ये जो expenses है ना, इनको हम लोग बोलते हैं recurring expense, जो हमने नहीं लिया है, और जो हमने लिए हैं इनको बोलते हैं नॉन recurring expense। तो अब देखो मैं स्टॉक की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। सबसे बड़ा काम आपको कंसाइनमेंट में यही करना है, स्टॉक की वैल्यू। क्योंकि अभी तक का जो मैंने फर्स्ट पार्ट अभी तक का जो एक्सप्लेन किया बिफोर स्टॉक, दैट वाज वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू अग्री? बिफोर स्टॉक का वैल्यू किया, पहला वो ट्रेडिंग में से निकाल के कंसाइनमेंट में डाला, अपना खर्चा, कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी का कमीशन, मेरा इनकम उसने रिसीव किया। ये तो चिंदी एंट्रीज थे, पैसा रिसीव कर लिया कंसाइनी से हमने, उसमें तो कुछ खास काम था नहीं आपका। मेन खास काम आपका आता है स्टॉक वैल्यूएशन में। स्टॉक वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे वैल्यू करोगे, देखना एकदम ध्यान से। ओके, पहले तो आप टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स उसको कंसिडर कर लोगे स्टॉक के कैलकुलेशन में। टोटल कॉस्ट कितना था आपका गुड्स का? व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन गुड्स? 10,000। सो 10,000 का टोटल कॉस्ट था। 10,000, हाँ, 1,000 इंटू 10 इंटू ये टोटल कॉस्ट कितने यूनिट्स का था? 1000 यूनिट्स का था। ये टोटल कॉस्ट 1000 यूनिट्स का था, और मेरे को कितने का चाहिए? 100 यूनिट का। 100 नहीं, 200 का चाहिए मेरे को। आई वांट 200, क्योंकि 200 यूनिट स्टॉक में। तो ये कितना होगा? 2000। तो क्लोजिंग स्टॉक में ये 2000 तो आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ओरिजिनल कॉस्ट, प्लस नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, proportionate non recurring expense of consignor।
कंजाइनर मतलब मैंने कितना खर्चा किया इन गुड्स पे 3000। अब ये 3000 का 3000 डाल दूं क्या स्टॉक के वैल्यूएशन में चलेगा? क्या ये 3000 का 3000 पूरा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट में डाल दूं? नहीं नहीं, कितना डालूंगा? 3000 तो टोटल है ना यार, 1000 का 1000 यूनिट पे हुआ था सेंड करने पे, 1000 यूनिट सेंड किया था, उस पर 3000 खर्चा हुआ था, तो अपने को कितना चाहिए? 200 यूनिट पे कितना हुआ होगा? इंटू 200 बाय 1000, 3000 इंटू 200 बाय 1000 कितना होता है? 600। तीसरा खर्चा, विल यू टेक दिस 2000 जो अनुज ने लोकल ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया है 1000 यूनिट्स पे? यस यस, वन टाइम एक्सपेंस टू ब्रिंग द गुड्स टू सेलेबल कंडीशन, ये भी आपको लेना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट है स्टॉक का, आप पीएनएल वाले एक्सपेंस नहीं ले रहे हो, ट्रेडिंग वाले एक्सपेंस ले रहे हो, तो प्लस नॉन रेकरिंग एक्सपेंस और कंजाइनी, चलो पूरा का पूरा डाल देता हूँ। पूरा का पूरा डालना है क्या? कंजाइनी का है 1000 रुपया, कितना है? 1000 है, 2000, 2000। पूरा का पूरा नहीं डाल सकता मैं, पूरा का पूरा नहीं डाल सकता मैं। क्या लूंगा मैं? प्रोपोर्शनेट लूंगा। तो कैसे करूंगा मैं? 2000 तो कितने यूनिट्स का था? आस्क योरसेल्फ, 2000 वाज इनकर्ड ऑन हाउ मेनी यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। मुझे चाहिए 200 यूनिट का, तो कितना होता है? 400 रुपए। तो ले देके मेरा अल्टीमेट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना होएगा? 3000 रुपीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 200 अपॉन 1000 ही कर ले तो। अब मैं बता रहा हूँ भैया, ये समझा आपको पहले? अब इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आपका लॉजिक एक बार बैठ गया ना दिमाग में, वेरीड वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। पहले ये पार्ट समझ में आई कि नहीं मैंने क्या किया? अगला कोई खर्चा लेना है जो अनुज ने गोडाउन में बैठ के किया था टू इंक्रीज द सेल्स, या कमीशन, या रेकरिंग एक्सपेंस जो भी और इनकर हो रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह निकलवाया, गोडाउन रेंट कुछ पे किया, आई एम सपोज टू टेक दोज एक्सपेंसेस one time to bring the goods to sellable condition. Okay, अभी ये मैंने प्रोपोर्शनेट लिया, इसका भी प्रोपोर्शनेट, इसका भी प्रोपोर्शनेट, इसका भी प्रोपोर्शनेट, समझ में आ गई? 200 यूनिट का खर्चा ले लिया, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रेडी हो गया। इसको कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं। देखो, एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मुझे बताओ आउट ऑफ द टोटल गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में कितना परसेंट गुड्स था? 20%। 20% था ना, सब खर्चे का 20% ले लो, सिंपल। 10,000 का 20%, 2000, 3000 का 20%, 600, 2000 का 20%, 400, स्टोरी ओवर। या फिर आप पर यूनिट के अप्रोच से भी जा सकते हो। मुझे बताओ आपने क्या किया था शुरुआत में? 1000 यूनिट उसको 10 रुपए पे भेजे थे आपने, है ना? तो पर यूनिट के कॉस्ट से देख लेते हैं, चलो पर यूनिट 1000 यूनिट 10 रुपीज के कॉस्ट पे भेजे थे, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज है। एक यूनिट का खर्चा 10 रुपया हो गया, गुड्स का ओरिजिनल खर्चा। फिर आपने ये क्या किया? 3000 रुपया और स्पेंड किया। अभी 3000 1000 यूनिट्स पे था ना, तो पर यूनिट कितना हुआ? पर यूनिट एक्सपेंस कितना हुआ? 3 रुपया हुआ। और कंजाइनी का भी लेना है, पर यूनिट एक्सपेंस 2000 रुपया हुआ था टोटल, तो पर यूनिट 2 रुपया हुआ, तो टोटल कितना हुआ? 15 रुपया इनटू, ये पर यूनिट है ना, कितना यूनिट है स्टॉक में आपका? 200 यूनिट है। आंसर सेम ही आएगा यहाँ से। 15,000 का खर्चा किया था तो उसका 200 into 1000 करेंगे तो भी same। बहुत बढ़िया, टोटल 15,000 का खर्चा किया था, 10 + 3 + 2 15,000 का टोटल खर्चा हुआ है। उसमें 200 यूनिट स्टॉक में है तो उसका 20% ले लो, या इंटू 200 अपॉन 1000 करो, आ गया आपको आंसर 3000। आपको लॉजिक क्या यूज करना है? मेन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रोपोर्शनेट है ना, वो प्रोपोर्शनेट है। आप करते हो ना प्रीपेड एक्सपेंस, 12 महीने का इतना तो 3 महीने का कितना, वही लॉजिक है इधर प्रीपेड एक्सपेंस का। टोटल खर्चा इतना तो प्रीपेड कितना, स्टॉक में कितना, तो टोटल खर्चा आपको मालूम है, उसमें से कितना यूनिट स्टॉक में है, जस्ट फाइंड दैट and get the proportionate expense, get the proportionate expense, that is what is your closing stock, that is what is your prepaid expense, it is one and the same thing। अब ये proportionate खाली ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। आपको कौन सा खर्चा लेना है उस पे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज तो लेना ही है, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी।
अब ये नॉन रिकरिंग का अर्थ क्या हुआ, ये बैठ रहा है दिमाग में? नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिकरिंग एक्सपेंस? वन टाइम टू ब्रिंग द गुड्स टू सेलेबल कंडीशन, वन टाइम एक्सपेंस। कौन से रिकरिंग है, कौन से नॉन रिकरिंग है, आपको जरा भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको आंखें फाड़ फाड़ के चिल्ला के बताएगा कि भैया ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। पढ़ के ही, एग्जाम्पल देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, या 2-3 एग्जाम्पल देख के तो एकदम श्रूडली अच्छे से सीजन समझ में आ जाएगा कौन सा रिकरिंग। देखो जो वन टाइम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे हो रहा है, कैरेज पे हो रहा है, फ्रेट पे हो रहा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो रहा है, ये सब वन टाइम है, बराबर है। उसके बाद गोडाउन में पहुंचने के बाद ऑफिस एक्सपेंस हो रहा है, एडमिन एक्सपेंस हो रहा है, सेलिंग एक्सपेंस हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल एक्सपेंस हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, रेंट हो रहा है, कमीशन हो रहा है, ये सब ऑब्वियसली रिकरिंग है। ये सब नहीं लेना है आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये नॉन रिकरिंग लेना है स्टॉक में, रिकरिंग मत लो। मिल गया स्टॉक की वैल्यू मिल गई, एंट्री करनी है। क्या करते हो आप फाइनल अकाउंट्स में? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री के पास स्टॉक टू ट्रेडिंग, राइट? प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक एसेट, ट्रेडिंग क्रेडिट कम हो गया एक्सपेंस। यहाँ पे क्या करना है? स्टॉक टू कंसाइनमेंट अकाउंट करना है, राइट? यहाँ का ट्रेडिंग अकाउंट इज कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा, खाली क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। दिस विल बी 3। यस सर, मतलब जो बीकानेर स्टॉक उसका सब खर्चा वो अनुज बेयर करेगा, मतलब जो कंसाइन है उसका खर्चा उसको बेयर करने का? नहीं, अपना उतना पैसा उसके पास पड़ा है वैसा है। हाँ, ये तो अपना प्रीपेड एक्सपेंस करके हम दिखा रहे हैं, अपना उतना स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पास। अब ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक क्लोजिंग है ना, ये नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक। और फिर वो अनुज बेचेगा, ये 3000 का गुड्स उसने 4000 में बेचा, तो वापस क्रेडिट साइड पे सेल 4000 और फिर प्रॉफिट लॉस। नॉर्मल फाइनल अकाउंट जैसे चलता है वही चल रहा है, खाली नाम इधर मैंने क्लोजिंग स्टॉक का कंसाइनमेंट स्टॉक बता दिया। आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट में जो स्टॉक बताते हो ना, गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक, ऐसा समझ लो गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक है। जो वर्कर आपके बिल्डिंग से बेच रहा था वो दिल्ली में बेच के बेच रहा है, इतना फर्क है खाली। समझ में आ रही है बात? जो वर्कर आपके गोडाउन में बैठ के वो स्टॉक बेचने वाला था नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, वो दिल्ली में बैठा हुआ है, इतना सा फर्क है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं हो रहा है यहाँ पे। अपना ही प्रीपेड एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस बन के ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा, सेल होके बिक जाएगा, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो जाए, बस क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका। इसके बाद क्या करना है? प्रॉफिट लॉस ढूंढना है। दिस इज योर प्रॉफिट और लॉस, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो 23 माइनस 15, 16, 17 कितना होता है? 6000 रुपया होता है। तो इस साल में इस कंसाइनमेंट में 6000 रुपये कहाँ जाएगा? ये 6000 सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कहाँ ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट को? ट्रेडिंग में ना, ट्रेडिंग में नहीं करोगे, इसको पीएनएल में करोगे। ट्रेडिंग है ना, क्योंकि ये पार्शियली ये मिक्स है, ट्रेडिंग और पीएनएल का मिक्स कर दिया है हमने यहाँ पे। इसमें ट्रेडिंग वाले भी खर्चे हैं, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्ट है, कैरेज है, और पीएनएल वाले भी डाल दिया, कमीशन भी डाल दिया है, एडवर्टाइज, फुल फ्लेज पूरा बना के रख दिया। सर, तो ये जो प्रॉफिट मिलेगा वो नेट प्रॉफिट होगा? वो नेट प्रॉफिट होगा, एब्सोल्युटली राइट। तो ये जाएगा आपका पीएनएल में, दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, काफी बिजनेसेस ऐसे भी करते हैं कि कंसाइनमेंट का भी ट्रेडिंग बनाते हैं, उसको ट्रेडिंग तक ट्रांसफर करते हैं, फिर उसका पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। हम लोग को बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, सीधा पूरा का पूरा लमसम फाइनल प्रॉफिट मिल गया डायरेक्ट। इसमें दोनों एक्सपेंस पड़े हुए हैं, ये समझ में आ रहा है आपको? ट्रेडिंग वाले भी पड़े हुए हैं, पीएनएल वाले भी पड़े हुए हैं। जो प्रॉफिट मिला वो फाइनल प्रॉफिट ऑन कंसाइन, जैसे आपका नेट प्रॉफिट मिलता है वहां पे, दिस नेट प्रॉफिट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे आपका प्रॉफिट लॉस। तो फिर ये डायरेक्ट पीएनएल और ट्रेडिंग में क्यों नहीं दिखाते? डायरेक्ट पीएनएल ट्रेडिंग में मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर बहुत कम एंट्रीज हैं, कुछ इश्यू नहीं है, बहुत रेयरली आप कभी कंसाइनमेंट आउटसाइड मार्केट में सेल करते हो, दिखा सकते हो साथ में। ये बंदा तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहा है, एवरी मंथ एवरी ईयर अलग अलग कंसाइनमेंट्स भेज रहा है। बॉम्बे में उसने एक एजेंट रखा हुआ है, कैलकाटा में रखा हुआ है, नासिक में रखा हुआ है, बैंगलोर, जोधपुर, जबलपुर, सब जगह बहुत सारे कंसाइन कर रहा है गुड्स। तो हर एक कंसाइनमेंट का इंडिविजुअली क्या सिचुएशन है आपको पता चलना चाहिए ना। सबको भेलपुरी करके दिखाओगे तो एक कंसाइनमेंट अच्छा कर रहा है, दूसरा बुरा कर रहा है, तीसरा और खराब कर रहा है, पता ही नहीं चलेगा आपको। इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए वी डू दैट।
ऑलवेज। जो कंजाइनी है वो गुड सेल और रिटर्न पे भेज सकता है। जनरली नहीं करते ऐसा, बट कर सकते हैं। कंजाइनी को अगर आपका वो एग्रीमेंट होता है कंजाइनर कंजाइनी के बीच में, जैसे आपको सेल करना है, कोई फ्रीडम दे देता है उसको, एक्सपैंड करना है मार्केट, करो सेल और रिटर्न पे भेजो आगे, कर सकता है, ही कैन डू दैट। जमे तो सेल खरीदो वरना मत खरीदो, पॉसिबल है। तो फिर अगर सेल और रिटर्न पे जाएगा तो हम लोग को भी अज्यूम करना पड़ेगा ना, क्या अज्यूम करना पड़ेगा? रिटर्न हो गया सब। नहीं, वो ईयर एंड पे अपने पास जो भी उसके पास स्टॉक बचा हुआ है वो अपना ही है, तो वो उसके पास पड़ा हो कि वो सेल और रिटर्न में आगे किसी को दिया हो, समझ रहा है? अपने को फर्क नहीं पड़ता है उससे। उसके पास जो भी अनसोल्ड स्टॉक है ना कंजाइनी के पास, तुमने 10,000 मीटर कपड़ा भेजा है उसको, 6,000 मीटर उसके पास है, 4,000 मीटर उसने किसी को सेल और रिटर्न पे दिया है, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। अपने को क्या मतलब है, अपना कितना स्टॉक कंजाइनी के पास है 10,000, उसने आगे किसी को दिया हो कि ना, सेल जब तक नहीं होता है तब तक जो भी उसका स्टॉक है वो अपना ही है, तो अपना क्लोजिंग स्टॉक में ही आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली वैल्यू करते हुए। इसमें अपन कोई सेल की एंट्री कर ही नहीं रहे हैं। सेल की एंट्री तभी होगी जब एक्चुअली बायर को गुड्स ट्रांसफर होते हैं। कंजाइनी जब एक्चुअल सेल इनवॉइस बनेगा तभी ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू द बायर, तभी अपने बुक में ये कंजाइनी टू कंजाइनमेंट की एंट्री आएगी, उससे पहले आने वाली नहीं है। उससे पहले तक वो जो स्टॉक उसके पास है, उसके गोडाउन में है, उसके फ्रेंड के पास है, उसके एजेंट के पास है, उसने किसी को सेल और रिटर्न पे दिया है, वो सब अपना ही स्टॉक है, अपना क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में दिख जाएगा। इज दिस क्लियर? सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंसाइनमेंट है। ये बात जा रही है दिमाग में, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? एकदम बाउंसर गया ऐसा कोई है तो बताओ मुझे, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, एकदम बाउंसर नहीं जाना चाहिए। बोलो। तो बड़े आगे एक छोटा सा प्रॉब्लम शुभारंभ करते हैं आज, ठीक है? सर मैं जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारा अभी है क्या इतना लेट? मैं अभी लेट कर रहा हूँ, अभी मम्मी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कंसाइनमेंट ले लो सब लोग फटाफट। आज आपको बैठ के थोड़ा सा थियोरी पढ़ना है, ठीक है? कंसाइनमेंट का पेज नंबर नहीं है, कंसाइनमेंट का फर्स्ट पेज है, उसके बाद डिस्टिंक्शन दिया हुआ है आपको कंसाइनमेंट और सेल का, कैन यू सी दैट डिफरेंस बिटवीन? और फिर प्रोफॉर्मा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है। ओके, प्रोफॉर्मा एंट्रीज सब नहीं देखोगे तो चलेगा, लेकिन खाली फर्स्ट पेज पढ़ लेना। कंसाइनमेंट का प्रोसेस दे दिया है वहां पे और डिस्टिंक्शन दे दिया कंसाइनमेंट और सेल का। प्लीज रीड दैट मच आज के आज, ठीक है? और उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम पे जाते हैं। कौन सा प्रॉब्लम करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बेसिक से एकदम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यस। इसका वेटेज कितना है? नोट्स भेजे है क्या आपने सर? वेटेज इज 5 to 10 मार्क्स। नोट्स मैंने सेंड नहीं किया है। तेरे पास नहीं है ना नोट्स महावीर? तो आ गया यार घाटकोपर में भी, कलेक्ट कर ले यार मेरे घर से आके। हाँ चले, एक मिनट, कल आता हूँ सर। कल आ जा। मानव के पास भी नहीं है ना? मानव के पास है कि नहीं है? नहीं है, मैं भी कल परसों है तो वीकेंड में आता हूँ। आजा आजा, एक सेकंड, आई जस्ट शेयर द PDF in the group. इधर गया। सॉरी।
फिर क्या करना है? एक ही मिनट, हाँ कुछ करो मत, देखो मत, नोट्स नहीं, जस्ट अ सेकंड। हाँ मिला। क्वेश्चन नंबर 15 जस्ट रीड करो, एक मिनट, रीड दैट क्वेश्चन नंबर। अभी क्वेश्चन में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जैसा रहता है, कुछ भी पूछ सकता है आपको, कंजाइनर का लेजर, कंजाइनी का लेजर, कंजाइनर का जर्नल, कंजाइनी का जर्नल, 4 आइटम्स में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द सम्स, इनफैक्ट 90% ऑफ द सम्स ये 2 अकाउंट्स ही पूछते हैं, ठीक है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मोस्टली आपको ड्रॉवर के ट्रांजैक्शंस आते हैं, वैसे ही यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस will ask you only these 2 accounts. That's it. जो आपने सबसे पहला लर्न किया आज, बाकी करेंगे हम लोग सब कुछ, बट कोर ये है, बेसिक ये है, इसके आजू बाजू सब कुछ रिवॉल्व होने वाला है। सर आपने भेज दिया क्या? अब भी भेज रहा हूँ। ओके। अरे वो लोड नहीं हो रहा था, डाउनलोड। हाँ या चेक करो, इधर बाद होगा शायद, नेटवर्क इशू है। हो गया, चलो टेक सम नंबर 15 ऑल ऑफ यू। अभी 15 सम में देखो क्या दिया है। राजा मिल्स लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद सेंट 100 पीसेस ऑफ शर्टिंग टू फैंसी स्टोर्स। ये देख के थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, हु इज द कंजाइनर एंड हु इज द कंजाइनी। राजा मिल्स इज कंजाइनर एंड फैंसी स्टोर्स इज कंजाइनी। अहमदाबाद से दिल्ली में कंजाइन किया, ठीक है। कंजाइनमेंट बेसिस द कंजाइनीज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन प्लस एक्सपेंसेस। वो उसको मिलना ही है, कमीशन और एक्सपेंस जो भी है उसका रिइंबर्स करना पड़ेगा अपने को। The cost to Raja Mills Limited is rupees 600 per piece. What is this 600 per piece का cost? This is the what? Original purchase expense. Purchase expense. Sorry. Original cost of goods to the consigner. That is 600. Fancy Stores Delhi paid the following. Fancy Stores Delhi paid the following expenses. मतलब ये कौन पे किया? कंजाइन नहीं पे किया। रेलवे फ्रेट एटसेट्रा 1000 रुपीज, ये उसने पे किया, दिल्ली वाले ने, एजेंट ने। गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस 1500, ये 2 खर्चा उसने पे किया। पहले ये 2 खर्चा देख के थोड़ा दिमाग लगा और बताओ, जैसे नॉन रिकरिंग कौन सा है, रिकरिंग कौन सा है? नॉन रिकरिंग फ्रेट वाला, रिकरिंग वाला गोडाउन रेंट एंड। हाँ, नॉन रिकरिंग इज फ्रेट वाला, वन टाइम है, ट्रेन का एक्सपेंस है, और रिकरिंग वाला गोडाउन रेंट एंड कमीशन, इंश्योरेंस है, और कमीशन तो है। इंश्योरेंस भी तो नॉन रिकरिंग ही होगा ना फॉर गुड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड नॉर्मल इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस इज नॉन रिकरिंग, उसका काम ट्रांसपोर्टेशन तक ही होता है, उसके बाद खत्म। जो आपने ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस निकलवा के रखा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो नॉन रिकरिंग है। बट एक बार गोडाउन में पहुंच गया, फिर गोडाउन में जितने टाइम को गुड्स है उसका आपने इंश्योरेंस निकलवा के रखा है। 3 महीने तो आपको 3 महीने का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 9 महीने 9 महीने का पे करना पड़ेगा, 1.5 साल है 1.5 साल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। रिकरिंग नेचर का मीटर चालू रहेगा, लाइक योर रेंट, लाइक योर कमीशन, लाइक योर डिस्काउंट, लाइक योर इंटरेस्ट। सो दीज आर ऑल, this insurance which go down rent and in a normal insurance is a recurring expense, you do not take it, ignore it. Got it? Then Raja Mills drew on the consignee a draft for 30,000 which is duly accepted.
ये क्या सीन हुआ? राजा मिल्स ड्रू अ ड्राफ्ट ऑन consignee which is duly accepted. 50 पीसेस का This is what? 50 पीस का कंसाइनमेंट हुआ ना? नहीं, इसका मतलब क्या है? राजा ड्रू अ ड्राफ्ट ऑन द कंसाइनी ऑफ 30,000 which is duly accepted. It got discounted by Raja Mills. डिमांड ड्राफ्ट. नहीं, it's a bill of exchange. It's a bill of exchange. A draft that is drawn and it is discounted. ये डिमांड ड्राफ्ट अभी क्यों ड्रॉ किया? इसको बोलते हैं एडवांस. इसको बोलते हैं एडवांस. ओके, तो हमने हमारे एग्जांपल में क्या देखा था? गुड सेल होने के बाद एजेंट ने पैसा दिया था. कभी कभी क्या होता है, एजेंट कभी एडवांस भी दे सकता है आपको, पहले ही आपको कुछ पेमेंट कर दे. तो ये आपको कभी क्वेश्चन में दिख जाए कि पहले रेमिटेंस से पहले ही, सेल करने से पहले ही कुछ बिल ड्रॉ किया, कुछ चेक आ गया, कुछ पैसा एडवांस में आ गया. दिस इज कॉल्ड एडवांस रिसीव. एंट्री सेम, जो एंड में पैसा मिलने वाला था ना, वो अभी थोड़ा आ गया, एंड में बाकी का आएगा. तो अगर कोई रेप्यूटेड सेलर है, अगर कोई रेप्यूटेड कंसाइनर है, तो वो अपने एजेंट से एडवांस भी मांग सकता है. तो बोलेगा कि मैं तेरे को इतने गुड्स कंसाइन कर रहा हूँ, तो पहले मुझे एडवांस दे दे थोड़ा सा, बाकी पैसे गुड्स बेचने के बाद दे देना. तो एजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? 30,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहा है. तो हमारा बिल वो एक्सेप्ट कर रहा है. तो हम कौन हुए? ड्रॉर. हम ड्रॉवर हुए. एजेंट एक्सेप्टर हुआ, तो हमारे बुक में क्या एंट्री होगा? बिल रिसीवेबल टू डेटर. तो चेक भी दे सकता है, कैश भी दे सकता है. यहाँ पे दिख रहा है मैंने एंट्री की थी 16,000 रुपए की जो लेने थे. ये 16,000 के जगह उसने समझो 8,000 एडवांस में दिया होता, तो मैं यहाँ लिख देता पहले ही बाय बैंक 8,000, और बाद में जब सेटलमेंट करने की बारी आती तब उससे खाली 8,000 लेता मैं. ये होता है एडवांस. एडवांस मतलब यही एंट्री करनी है, लेकिन पहले कर देनी है और कुछ नहीं है. सेटलमेंट के वक्त उतना कम मिलेगा पैसा. एडवांस में दे सकता है, बीच में दे सकता है, एंड में दे सकता है, कितनी भी बारी दे सकता है आपको रेमिटेंस एजेंट, उसकी मर्जी. इज दिस पार्ट क्लियर? जैसे डेटर से पैसा आ रहा है, वैसे आपको एजेंट से टेम्परेली जैसे जैसे सेल हो गए या बीच में एडवांस में कभी भी पैसा आ सकता है. तो ये एक तरह का बिल है, उसने एक्सेप्ट किया. हमें अर्जेंट पैसे की जरूरत थी, तो हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया. व्हाट इज द एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? बैंक डिस्काउंट टू बीआर. बैंक डिस्काउंट टू बीआर, बराबर है. बैंक डिस्काउंट टू बीआर है, तो ये एंट्री भी करनी पड़ेगी अपने को. लेटर फैंसी स्टोर्स दिल्ली रिपोर्टेड दैट द एंटायर कंसाइनमेंट वाज सोल्ड फॉर 78,000. वाह, भाई ने पूरा का पूरा कंसाइनमेंट बेच दिया. तो मुझे जरा सोच के बताओ, विल दिस सम will have any closing stock of on consignment? Is it possible? No. And show the journal entries and important ledger account in the books of. So let's start with the consignor. We are the consignor. So in the books of Raja Mills of Ahmedabad. So start करते हैं. First question. In the books of राजा मिल्स अहमदाबाद. ये थोड़ा आपको जरा प्लेस वेस का सब लिखना पड़ेगा. नाम के साथ इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो. इन द बुक्स ऑफ राजा मिल्स ऑफ अहमदाबाद. कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट, आप इसको खाली कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दो तो भी चलेगा, या कभी कभी लिखते हैं कंसाइनमेंट टू फैंसी स्टोर्स, कंसाइनमेंट टू फैंसी स्टोर्स, ऐसा अकाउंट. ओके, कंसाइनमेंट टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट. सिंपली कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑल्सो फाइन. कंसाइनमेंट अकाउंट जब बहुत सारे होते हैं ना, उसके 3 4 5, तो अलग अलग नाम देगा वो. कंसाइनमेंट टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली, कंसाइनमेंट टू AB स्टोर्स बैंगलोर, कंसाइनमेंट्स टू K स्टोर्स पुणे. ओके, सो कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आपका सिंपल लेजर है. डेट्स वगैरह अगर दिए हैं तो डेट कॉलम बनाना, वरना डेट कॉलम की जरूरत नहीं है. इट इज सिंपली पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. Credit, this is debit. And
किया, बस छोटू सा नीचे। जब भी ये नेसेसरी लेजर अकाउंट बोल लेते हैं ना, तो एक्चुअली दो ही नेसेसरी लेजर अकाउंट है आपको, मैं अभी बताया जो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एजेंट अकाउंट। फिर भी एक थोड़ा सा सेफ साइड के लिए एक तीसरा अकाउंट आप बना सकते हैं, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइन। वो मैं एंड में बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल सा एक लाइन का अकाउंट है, चिंदी एकदम, कुछ वैल्यू नहीं है, बट नेसेसरी बोल के छोड़ दिया तो आप सेफ साइड के लिए एक और बना सकते हैं तीसरा अकाउंट। तो यहाँ पे एजेंट कौन है, यहाँ पे फैंसी स्टोर्स दिल्ली, तो फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट, फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट, सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो एजेंट अकाउंट है, दैट्स अ पर्सनल अकाउंट, एजेंट एंड कंसाइनमेंट दैट्स योर नॉमिनल अकाउंट। सर इसमें तीसरा अकाउंट कौन सा है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो मैं बनाता हूँ, एंड में बनाता हूँ, एक लाइन का ही है वो, बताता हूँ। ये दो अकाउंट बना लिए, अब स्टार्ट करो मेरे साथ। सबसे पहला राजा मिल ने कंसाइन की है, तो जब कंसाइन करते हो तो आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग में से खर्चा कम कर रहे हो और पीएन अपना कंसाइनमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो क्या था एंट्री, याद है मैंने यहाँ पे पास की थी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये रहा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, मिडलमैन अकाउंट, याद आया? हेलो, सो वही एंट्री करनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स सेंड किया है, पढ़ लो, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 60,000 आई थिंक, है ना, 60,000 का गुड्स सेंड किया, these are goods sent to consignee। ये ब्रैकेट में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने की थोड़ी हैबिट सी होती है अपनी कंसाइनमेंट में, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे हर एक समय तो अच्छा रहेगा। गुड्स सेंट टू कंसाइनी, एक्सपेंस जो भी है पे हुआ तो सेल्स ब्रैकेट में। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा इसका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में, वो आपको लास्ट में मैं बता दूंगा, एक ही लाइन का अकाउंट है, नो इश्यूज ओवर देयर। देन व्हाट इज गिवन, एक्सपेंसेस। अभी मुझे बात बताओ, हमने कोई एक्सपेंस इनकर किया यहाँ पे, राजा मिल्स ने कुछ भी नहीं No. किया होता तो क्या एंट्री होता, कंसाइनमेंट टू expenses to cash, बैंक, एक्सपेंसेस टू बैंक। फिर उसने पे किया, किसने पे किया, फैंसी स्टोर्स दिल्ली ने पे किया। तो क्या सोचने का, मेरा एक्सपेंस उसने पे किया, तो व्हाट एंट्री हुआ, मेरा एक्सपेंस उसने पे किया, तो एक्सपेंस टू Fancy stores. पार्टी। तो एक्सपेंसेस के जगह राइट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट अकाउंट, तो टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट, टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट। व्हाट इज द एक्सपेंस अमाउंट, 1000 प्लस 1500 दोनों उसने ही खर्चा किया है, बराबर है, एक नॉन रिकरिंग है एक रिकरिंग है। आपको चाहिए तो आप अलग अलग एंट्रीज कर सकते हैं, क्लब भी किया नो प्रॉब्लम। मैंने आपको अलग अलग इसलिए बताया था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि वो नेचर ऑफ एक्सपेंस दोनों सेपरेट थे, एक नॉन रिकरिंग था एक रिकरिंग था, आप ये एंट्री कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है बताओ, कंबाइन करूं कि अलग अलग दिखाऊं? बाय कंबाइन, समझ में आ गया, दोनों एक नॉन रिकरिंग एक रिकरिंग है, ओके। तो गुड स्टॉक वैल्यू करते वक्त वो नॉन रिकरिंग लेना है रिकरिंग नहीं लेना है, ओके। यहाँ पर तो स्टॉक वैल्यूएशन का झंझट ही नहीं है, तो आप कंबाइन कर सकते हो। ब्रैकेट में यू कैन मेंशन क्या क्या है, वो फ्रेट है, गोडाउन रेंट है, इंश्योरेंस है, फ्रेट है, गोडाउन रेंट है एंड इंश्योरेंस है। So that is how much, 2500 to fancy stores Delhi. Two separate entries are also fine, one single common entry is also fine, ठीक है। Then next one, Raja Mills drew a bill of a draft of 30 which is duly accepted। हमने ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया, ये एडवांस होगा ऑब्वियसली क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुआ है, ठीक। अच्छा, इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री भी मार दो। कंसाइनमेंट में टू फैंसी स्टोर्स है तो फैंसी स्टोर्स में बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट कितना था 2500, ये उसका खर्चा। बिल एक्सेप्ट किया एडवांस के फॉर्म में क्योंकि अभी तक सेल हुआ नहीं है, नीचे लिखने की जरूरत, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, किधर जैसे ऑर्डर हो रहा गोडाउन फ्रेट और इंश्योरेंस पेड, है इधर जरूरत नहीं है, ऊपर दिखा दिया ना एक बार, एक जगह पे किधर दिखा दो, एब्सोल्युटली फाइन। इंफॉर्मेशन है वो, कभी स्किप भी हो गया तो भी टेंशन मत लो, प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो,
दिखाओगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब में आप कॉमन अकाउंट लिख रहे हो ना, कमीशन का भी एंट्री वही है, उसके एक्सपेंस का भी वही है, रिकरिंग का नॉन रिकरिंग का भी सेम है, तो अगर आप दिखा दोगे डिटेल तो इट्स बेटर। देन वी हैव बिल उसने एक्सेप्ट किया एज एन एडवांस, तो क्या एंट्री बनता है आपका BR टू फैंसी स्टोर्स। तो BR टू फैंसी स्टोर्स, तो फैंसी स्टोर्स में क्या दिखेगा, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये कैश में भी दे सकता है, चेक में भी दे सकता है, उसने बिल एक्सेप्ट किया है वर्थ 30,000 रुपीज, दिस इज एडवांस BR accepted, advance BR accepted, if you got that, advance BR accepted। अब हमारी मर्जी, हमें बिल को ऑनर होते वक्त रखना है, हमारी मर्जी, हम रख सकते हैं। इस भाई को पैसे की जरूरत थी, बहुत घाई थी, इसने डिस्काउंट करवा दिया। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR। अब वो डिस्काउंटिंग चार्जेस आर एक्सपेंस, लेकिन वो एक्सपेंस कहाँ जाना चाहिए? दैट एक्सपेंस शुड गो टू कंसाइनमेंट और PNL। PNL, वो एक्सपेंस आपका PNL में ही जाना चाहिए। There are actually two opinions in this regard. I'll just explain. Some people say that this should be a part of consignment, क्योंकि भाई एजेंट ने बिल एक्सेप्ट किया इसलिए आपको डिस्काउंट करवाना पड़ा, तो वो कंसाइनमेंट में एक्सपेंस के जैसा दिखाओ। बट सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि भैया एजेंट ने बिल एक्सेप्ट किया, आपको पैसे की जल्दी जरूरत थी इसलिए आपने डिस्काउंट करवाया, इसलिए आपको नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए उसको, PNL। हमारा जो CA फाउंडेशन में आपको पूरा साल जो समझ में आएंगे, जो पूछ रहे हैं, सेम अजम्पशन, एक ही अजम्पशन पे स्टिक टू रहना है कि भैया ये जनरल एक्सपेंस है, ये PNL में जाना चाहिए। फाइनेंशियल चार्ज, जनरल एक्सपेंस, आपको पैसे की जरूरत थी, यू पुट इट अंडर PNL अकाउंट, डोंट शो इट अंडर कंसाइनमेंट। ओके, डिस्काउंट कभी कंसाइनमेंट में दिखने वाला नहीं है। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR, इस समय कुछ भी दिखेगा बैंक चार्जेस BR में, तीनों में से कुछ भी? Will you show anything bank discounting charges to BR? Nothing. Okay. Discount बाय चांस अगर आपने दिखा भी दिया अंडर योर कंसाइनमेंट एज टू डिस्काउंट, डिस्काउंट को PNL में डालने के बदले आपने कंसाइनमेंट में डाल दिया, जाएगा तो सही वो एक्सपेंस के जैसा। बैंक डिस्काउंट टू BR है ना, तो डिस्काउंट में क्या दिखेगा? टू BR और बाय PNL। तो बाय PNL के जगह बाय कंसाइनमेंट भी लिख के इधर टू डिस्काउंट दिखा दिया, चलेगा। अजम्पशन लिख लेना, assume that discounting charges are expense of consignment, ऐसा। okay, it's not wrong, but widely accepted assumption is PNL में डाल देने का, उसको consignment में ना दिखाने का। is that clear? then so discount दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जर्नल के वक्त करेंगे, इसमें जर्नल एंट्रीज भी हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, पढ़ो। सेल्स हुआ है, सेल्स कितने का हुआ है? 78,000 का एंटायर कंसाइनमेंट हो। अभी क्या हो रहा है? सेल तो मेरा इनकम है, मेरा इनकम वो रिसीव कर रहा है, मेरा इनकम कोई और रिसीव कर रहा है, क्या एंट्री बनेगी आपकी? पार्टी टू इनकम। Who is the party? फैंसी स्टोर्स। तो फैंसी स्टोर्स टू इनकम के जगह कंसाइनमेंट, फैंसी स्टोर्स में टू कंसाइनमेंट अकाउंट 78,000, these are consignment sales। इधर दिखाओ ऊपर दिखाओ, एक ही बात है। और कंसाइनमेंट में क्या आएगा? बाय फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट 78,000 कंसाइनमेंट सेल। एक जगह पे दिखा दो कहीं पे भी कंसाइनमेंट सेल्स, ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, ठीक है। ये आपका कंसाइनमेंट सेल्स हो गया, पूरा बिक गया गुड्स। अभी क्या खत्म करूं, बंद करूं, प्रॉफिट लॉस ढूंढूं, कुछ बाकी है? पूरा सेल हो गया तो कुछ नहीं। पूरा सेल हो गया ना, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। Am I audible? आवाज आ रही है? चलो बताओ मुझे, क्या बोल रहा था मैं? बंद कर दूं कि कुछ बाकी है? कमीशन। कमीशन के बिना काम नहीं करेगा बंदा। कमीशन की एंट्री क्या है? पेड कर दोगे कि पेएबल दिखाओगे? पेएबल दिखाओगे तो एंट्री क्या है? एक्सपेंस टू
पार्टी, तो कंसाइनमेंट टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट कितना है? कमीशन at the rate of 5% on sales, which is nothing but 78,000 का 5% कितना होता है? 3,900 हो रहा है. Please check. एक्सपेंसेस लिखा है तो वो कौन सा एक्सपेंस है? कौन सा एक्सपेंस हुआ? उसमें लिखा है कि 5% कमीशन लेना है प्लस एक्सपेंस. हाँ, ये एक्सपेंस जो उसने 2,500 पे किया ना, 2,500, ये भी काट लेगा ना वो, और उसके बाद नेट अमाउंट देगा ना अपने को. कमीशन प्लस एक्सपेंस मतलब वही हुआ, कमीशन एक्सपेंस काट के नेट अमाउंट मिलेगा अपने को. ठीक है, इसके बाद खत्म हो गया. अभी तो पहले एजेंट का अकाउंट बंद करो. अभी एजेंट में आपका विश है. ओके, अगेन सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया, आप बैलेंस भी रख सकते हो एजेंट अकाउंट में. ये पैसा पेंडिंग है, लेना बाकी है, या बाय बैंक करके सेटल भी कर सकते हो. यू कैन राइट द अजम्पशन एजेंट का अकाउंट सेटल हो गया या पेंडिंग रखा है. ठीक है, तो कुछ नहीं दिया है तो आप सकते हो पूरा का पूरा. तो एजेंट का अकाउंट बंद करो. देखो ये लॉजिक समझ रहे हो एजेंट का. 78 लेना है उससे सेल्स का, 2,500 उसने खर्चा कर लिया, काट लेगा, और कमीशन का भी करस्पॉन्डिंग एंट्री. टू फैंसी स्टोर्स का इधर हो जाएगा बाय कंसाइनमेंट. कितना है? 3,900. कमीशन काट लेगा, खर्चा काट लेगा, एडवांस उतना काट लेगा क्योंकि पहले ही दे दिया है. तो नेट कितना पैसा बचता है इधर? कैलकुलेट. व्हाट इज द फाइनल अमाउंट इन एजेंट? 33, 35, 36, 400, 37, 41, 600. Please check. Yes. 41,600 is what? ये पैसा आ गया ना एजेंट से. बैलेंस भी दिखा सकते हो, लेना बाकी है, रिसीव भी कर सकते हो. वी अज्यूम, आपका अजम्पशन है, आप लिख सकते हो अजम्पशन करके उधर जो भी है. आई एम अज्यूमिंग पूरा पैसा आ गया. दिस इज बाय बैंक, बैंक टू पार्टी, पूरा रेमिट हो गया. दिस इज योर फाइनल रेमिटेंस. दिस इज योर फाइनल रेमिटेंस. इज दैट क्लियर? फाइनल रेमिटेंस. एंड आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या दिखेगा अभी यहाँ पे? व्हाट विल द डिफरेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट? स्टॉक तो वैल्यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब बिक चुका है. तो दिस विल बी व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Profit and loss account. This is profit on consignment. This is profit on consignment. What is the amount? 78 minus this. ना रहा है 62, 63, 64, 400, 13,600 आ रहा है. 13,600. Please check. 13,600. Please check. That was your sum. एक छोटू सा अकाउंट बनाना है, तीसरा वाला. एक लाइन का नीचे ड्रॉ कर लो. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. सर 11,600 आ रहा है. 11,600 आ रहा है. 65, 66. हाँ सर. हाँ. Sorry. 11,600. 11,600 is your profit on consignment. And goods sent on consignment में दो ही एंट्री आएगा. कौन सा? तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको. कहाँ गया ये रहा. ये दिख रहा है आपको? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग. तो ये आता है आपका, यहाँ पे आएगा कंसाइनमेंट, इधर आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, करस्पॉन्डिंग एंट्री 60,000, एंड इधर आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट. टू ट्रेडिंग अकाउंट 60,000. काम तमाम, स्टोरी ओवर. एक्चुअली ट्रेडिंग में से निकल के यहाँ पे आ रहा है, बट हम लोग जब एंट्रीज करते हैं एक्चुअली तब ये एंट्री पहले करते हैं बाय कंसाइनमेंट वाला, और ये एंट्री एंड में, क्योंकि ट्रेडिंग लास्ट डेट पे बनता है आपका, इसके लिए और कुछ नहीं है. ट्रेडिंग से निकल के ही आ रहा है, बट अभी लास्ट डे पे तो थोड़ी कंसाइनमेंट अकाउंट अब बनाओ. कंसाइनमेंट तो पूरे साल बनते रहेगा, डेट वाइज ट्रांजैक्शन होते रहेंगे. तो पहले ये एंट्री करते हो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में टू ट्रेडिंग. ट्रेडिंग में चला जाता है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. मीनिंग वही है. ऑर्डर खाली पहले कंसाइनमेंट वाला है, फिर ट्रेडिंग वाला है लास्ट. चलो ड्रॉ कर लो जर्नल फटाफट. तो वो अकाउंट का सेंस क्या बनता है?
कौन सा अकाउंट का? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट? हाँ कुछ नहीं, एक मिडल, क्योंकि कंसाइनमेंट पूरा साल चल रहा है ना आपका और ट्रेडिंग एंड में बनता है, तो आप शुरू में ही कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो फिर आपको ट्रेडिंग में पोस्ट करना पड़ेगा और ट्रेडिंग आपके पास है नहीं। तो जैसे वो पीएनएल सस्पेंस एक मिडल लिंक वाला अकाउंट बनाया था हमने जस्ट टू रिकॉर्ड टेम्पररी प्रॉफिट, बाद में वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ये लिंक का एक अकाउंट है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट और ट्रेडिंग को लिंक करता है। तो सबसे पहला एंट्री कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट आएगा। यस, बता रहा हूँ, जर्नल ड्रॉ कर लो, आई एम डिस्कसिंग द जर्नल। वही ऑर्डर में जाने का है जो ऑर्डर में आपको ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर। डेट वगैरह कुछ नहीं है, नंबर पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट इन द जर्नल ऑफ फैंसी, नहीं इन द जर्नल ऑफ, नहीं राजा मिल्स अहमदाबाद। फर्स्ट एंट्री, राइट डाउन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट to goods sent on consignment account 60,000. Consignment account debit to goods sent on consignment account 60,000. Being goods sent on consignment. Being goods sent on consignment. Consignment account debit to goods sent on consignment account 60,000. Being goods sent on consignment. Being goods sent on consignment. Second entry, फैंसी स्टोर्स ने खर्चा किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट 2500, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट 2500, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट 2500, बीइंग go down rent insurance paid by consignee, freight go down rent insurance paid by consignee, being, you can also write being expenses incurred by consignee, expenses incurred by consignee, expenses paid by consignee, या freight go down rent insurance paid by consignee। थर्ड एंट्री था उसका एडवांस के लिए उसने बीआर एक्सेप्ट किया, तो ये एंट्री थी, एंट्री नंबर 3, बिल्स रिसीवेबल टू फैंसी स्टोर्स दिल्ली अकाउंट 30,000, bills receivable account debit to fancy stores Delhi account 30,000, being BR accepted as advance, 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 being BR accepted as advance। Being BR accepted as advance। नेक्स्ट हमने डिस्काउंट करवा लिया, तुरंत पैसों की जरूरत थी, एंट्री क्या होगी, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR। ये हमने पोस्ट नहीं किया था क्योंकि उसका रिलेटेड कोई अकाउंट नहीं था। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR, कितने में डिस्काउंट करवाया, 30 का 28,650 में, तो 28,650 एंड 1350 एंड 30,000। This is your entry number 4, bank discounting charges to BR, being BR discounted with bank, being BR discounted with bank, being BR discounted with bank। Then फिफ्थ एंट्री में उसका सेल हो गया था, तो सेल का एंट्री क्या होगा, फैंसी स्टोर्स दिल्ली टू कंसाइनमेंट अकाउंट, Fancy Stores Delhi to consignment account, Fancy Stores Delhi to consignment account 78,000, being consignment sales made, being consignment sales made, being consignment sales made, being consignment sales made, consignment account, Fancy Stores Delhi to consignment account 78,000, being consignment sales made। Then there was commission का entry, entry number 6, consignment account debit to Fancy Stores Delhi account 3,900, consignment account debit to Fancy Stores Delhi account 3,900,
Consignment account debit to Fancy Stores Delhi account 3,900 being commission payable to consignee at the rate of 5% on sales. Yeah, simply commission payable to consignee. Narration short sweet, absolutely okay. Being commission payable to consignee. Being commission payable to consignee. Sorry. Being commission payable to consignee. Sorry. Is that clear? What next? Is there any stock तो entry नहीं है. Remittance किया था हमने. Remittance. Sorry. Priyal. PNL adjustment. PNL कर सकते हो या remittance ले सकते हो. पहले remittance ले लेते हैं हम लोग generally. PNL पे जाते हैं. So this is entry number 7. बराबर है? What's your entry number 7? That will be bank account debit to Fancy Stores Delhi account. Bank account debit to Fancy Stores Delhi account 41,600. Being final remittance received from consignee. 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 And स्टॉक नहीं है. स्टॉक होता तो उसका भी एंट्री आ जाता. कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट वो नहीं है. तो एंट्री नंबर 8 will be what? Consignment account debit to P&L account. Consignment account debit to profit and loss account 11,600 being profit on consignment transferred to P&L. 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 और एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी फॉर्मेलिटी वाली. 9th एंट्री क्या होगी बता सकते हो? हाँ, ट्रेडिंग वाली. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 60,000. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 60,000. Being goods sent on consignment transferred to trading account. Being goods sent on consignment transferred to trading account. Being goods sent on consignment transferred to trading account. Goods sent on consignment transferred to trading account. Is that clear? अभी एक नोट लिखना है सम के एंड में या लेजर के नीचे लिखो. Assumed that final remittance is received from consignee. It is assumed that final remittance is received from consignee. Balance लिखा तो assumed that balance is receivable और receive कर लिया तो it is assumed that final remittance is received from consignee. It is assumed that final remittance is received from consignee. That's it. आज के लिए इतना काफी है. ओके रिवाइज करना है आपको. पहला 2 साइड पढ़ लेना. प्रोफॉर्मा एंट्रीज ऑफ कंसाइनर भी देख लेना थोड़ा. सब 2-3 एंट्रीज मेरा बाकी है उसमें डिस्कस करना. बाकी सब तो मैंने कर लिया है तो वो भी देख लेना. और फर्स्ट पेज भी पढ़ लेना पूरा. ठीक है. थियोरी वाला प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट दिया हुआ है. कंसाइनमेंट और सेल का डिस्टिंक्शन दिया हुआ है. थियोरी में आ सकता है. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेस्ट में आपने ट्रू और फॉल्स में मिस्टेक कर दिया. आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस. ट्रू और फॉल्स में गड़बड़ कर दिया. मतलब क्या यार, क्या ट्रू और फॉल्स में 2 मार्क गवा रहे हो यार. वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं था. वो वाजंट डिफिकल्ट एट ऑल. उसमें मेरे को मेजॉरिटी मिस्टेक है ना इसमें मिला. पॉलिसी वाले में अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज एज पर द विल ऑफ द मैनेजर. इज इट ट्रू यार? मैनेजमेंट का मर्जी हो जाए तभी चेंज कर सकता है क्या? रात को सपने में आया कल गणपति बप्पा ने बोला पॉलिसी चेंज करो, चलो कर देते हैं. करने का है क्या ऐसा? नहीं कर सकते यार. 3 चीजें खास करके जरूरी है. क्या 3 चीजें हैं? स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रेजेंटेशन. लॉ, स्टैंडर्ड एंड एकदम बहुत जरूरी है बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट. ओके तो आप कर सकते. वो फॉल्स था. काफी लोगों ने बदनसीबी से 2 मार्क वहां पे गवा दिए. और एक खतरनाक फालतू मिस्टेक किया. जो सिंपल सा मैंने एडमिशन का छोटू सा क्वेश्चन डाला था. 86,000 आपको रिसीव करना था.
और 36,000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना था। भाई लोग ने बैंक टू डी कैपिटल खाली 50,000 ही मारा है, गुडविल को लिया ही नहीं है 36 उसमें। अभी किसी किसी का बत्ती चमका है। तो याद रखना यार, ऐसा सिली सिली अवॉइड मत करो, मिस्टेक मत करो। डिफिकल्ट है, एक्चुअल जेन्युइन मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, सिली मिस्टेक में डोंट लूज मार्क्स, ठीक है। चलो कोई नहीं, आज रिवाइज करना बराबर से थियरी। कुछ डाउट है तो मैसेज। अभी सुनो, कल का टाइम शेड्यूल है ना, थोड़ा लेट आएगा, थोड़ा जागते रहना रात तक, 11:30 बज जाएगा। तो 11:30 12 बजे तक शेड्यूल आने वाला है, तो मैं डिस्कस करके डालता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो वेट करो, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, सी यू। सर हम लोग का है ना ओरिएंटेशन कल 11 बजे है।